गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। यानी कि मेहनत आप इतना करिए कि लोग आपसे मिलने के लिए आपका समय मांगे और इस तरीके से आप सक्सेस होइएगा। इसलिए मेहनत से कभी मत डरिएगा, मेहनत को कंटिन्यू रखिए, एक दिन सफलता जरूर हाथ लगेगी। तो चलिए हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 28 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Who has developed India's first green hydrogen fuel cell bus launched in New Delhi recently? हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का विकास किसने किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। क्या? तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में। देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस डेवलप्ड बाय इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा इसे फ्लैग्ड ऑफ किया गया है? तो हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी जी है, इन्होंने 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के इंडिया गेट से इंडियन ऑयल द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई है और इसको लागू किया है और इसे चलाने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ये हमारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है। केवल इसमें पानी उत्सर्जित करती है। दैट मीन्स कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है इस हाइड्रोजन से केवल वो वाटर है और वाटर हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसलिए जो हमारा हाइड्रोजन बस है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए इसे हम ग्रीन गैस के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नवीकरणीय स्रोतों से पानी को विभाजित करके लगभग 75 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस हाइड्रोजन का उपयोग 2 बसों की बिजली प्रदान करने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। Who will be awarded the 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021? 53वें दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में इस दादा साहेब फाल्के अवार्ड को सम्मानित किया जा रहा है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड को। और जबकि ये अवार्ड 2021 का ही है और इसे इस वर्ष सम्मानित किया जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया जा रहा है। किससे? तो दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ये देखिए, वहीदा रहमान है जो एक वेटरन एक्ट्रेस भी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये घोषणा किया गया कि अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2021 के 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। जो दिग्गज आशा पारेख है, इनको 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का से सम्मानित किया गया था। यानी कि जो 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये किनको मिला था? तो ये हमारी आशा पारेख जी को मिला था। आशा पारेख जी को मिला था। और 53rd याद रखिएगा, 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो हाल ही में अभी देखिए वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है? तो देखिए, भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के ने अपने लगभग 2 दशकों के फिल्म निर्माण करियर के दौरान 27 लघु फिल्में और 90 से अधिक पूर्ण फिल्मों का निर्देशन किया है और इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। जो एक्ट्रेस के मामले में या फिर एक्टर के मामले में अच्छे हों, उन्हें इस लाइफटाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया जाएगा। तो इस साल 53rd जो 2021 का अवार्ड था, उसे 2023 में सम्मानित किया गया है। 53rd कौन है? तो वहीदा रहमान जी को, वहीदा रहमान जी को। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। वेयर डिड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस WCC बिगिन? 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन WCC का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैंगलोर।
बेंगलोर में इस 5th वर्ल्ड कॉफी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट हुआ है, शुभ आरंभ हुआ है। देखिए, ये जो 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन WCC है, इसको ऑर्गेनाइज 25 से 28 सितंबर 2023 तक बेंगलुरु के कर्नाटका में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ये 4 दिन चलेगी इस मीटिंग, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस डे। देखिए, यह पहली बार है कि विश्व कॉफी सम्मेलन WCC एशिया के किसी देश में आयोजित किया गया है। यानी कि फर्स्ट टाइम एशिया के किसी कंट्री में, और वो भी हमारे भारत देश में इसका आयोजन हुआ है। तो भारत देश में कहाँ पे? तो बेंगलुरु में इसका हुआ है। यह कार्यक्रम कॉफी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा ICO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम फुटबॉल बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और टिक्सको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें कौन है ब्रांड एम्बेसडर 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस के? तो टेनिस के प्लेयर रोहन बोपन्ना जी, टेनिस के प्लेयर रोहन बोपन्ना। ये वाले गलत है, ये किसी और का है। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस किस कौन है? तो टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना, टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। 27 सितंबर को एवरी ईयर वर्ल्ड टूरिज्म डे से सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सितंबर 27। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इन दिस वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 UNWTO पर्यटन और हरित निवेश विषय के तहत सतत विकास लक्ष्यों के लिए अधिक और बेहतर लक्ष्य निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जो 2030 तक बेहतर दुनिया के लिए संयुक्त राष्ट्र का रोड मैप बनाते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को, ताकि हमारा जो इंडिया का डेवलपमेंट गोल्स है वो अचीव हो सके। कब तक इसको अचीवमेंट कर किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग 2023 में इसको अचीवमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने रोड मैप तैयार किया है। 2030 तक इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक पार्ट जो टूरिज्म और ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। वेयर इज द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में, क्योंकि इंदौर अभी स्मार्ट सिटी बनी है, इसलिए मतलब स्मार्ट सिटी में सबसे फर्स्ट नंबर पे है, और क्लीन सिटी में भी इंदौर फर्स्ट नंबर पे है, क्लीन सिटी में भी। तो नेशनल स्मार्ट सिटी कहाँ पे आयोजित होगी? तो इंदौर में होगी। देखिए, आवास और शहरी मामले का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, भारत सरकार 26 से 27 सितंबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया सम्राट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कर रहा है। द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस वॉज इनऑगुरेटेड बाई, किसके द्वारा इनऑगुरेट किया जा रहा है? तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे इसका हो रहा है? तो इंदौर सिटी में हो रहा है, इंदौर सिटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। Which Indian ship has recently participated in the first trilateral maritime exercise between India, Indonesia and Australia? इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा INS सह्याद्री। INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किए हैं ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें हमारा इंडियन नेवी शिप है INS सह्याद्री। 20 से 21 सितंबर 2023 तक भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS सह्याद्री इंडो पैसिफिक में तैनात मिशन में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना RAN और इंडोनेशिया नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग ले चुकी हैं। INS सह्याद्री ये एक इंडिजीनियस डिजाइन किया गया है और बिल्ड किया गया है प्रोजेक्ट 17 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें मल्टी ट्रायल स्टील फ्रैगेट्स का यूज किया गया है। इसको कहाँ पे बनाया गया है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कहाँ है? मुंबई में है। और इसको कमांडेड कौन करेगा? तो कैप्टन राजन कुमार के द्वारा INS सह्याद्री को कैप्टन किया जाएगा, यानी कमांडेड दिया जाएगा, ओके। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। Who has recently been appointed advisor to Prime Minister नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है?
तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमित खरे। अमित खरे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एडवाइजर यानी सलाहकार बनाया गया है। बस आप इनका नाम याद रखिएगा। ये कौन है, तो ये एक आईएएस अधिकारी है जिन्हें प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बनाया गया यानी कि सलाहकार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द 31st मीटिंग ऑफ द नॉर्थर्न रीजनल काउंसिल? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह के द्वारा 31st मीटिंग ऑफ नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल का आयोजित किया गया है। अध्यक्षता में इनकी बैठक हुई है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल है। इसका डिस्कशन अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय जापानीज कंपनी यूनिक्लो? जापानीज कंपनी यूनिक्लो एज द फर्स्ट एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया? भारत में पहला ब्रांड एम्बेसडर जापानीज कंपनी यूनिक्लो ने किस इंडियन को बनाया है? तो हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को जापानीज कंपनी यूनिक्लो के द्वारा पहला एम्बेसडर बनाया गया है। यूनिक्लो एक फैशन कंपनी है। देखिए, जापानीज क्लॉथिंग जाइंट यूनिक्लो हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ। जापानी कपड़े की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जिससे वह भारत में ब्रांड की पहली एम्बेसडर बन गई है। ओके। जापान का सबसे बड़ा फैशन समूह फास्ट रिटेलिंग के पास जीयू, थ्योरी, पीएलएसटी, कॉम्प्टॉयर, इसे कॉटिनियस, प्रिंसेस टैम टैम, जे ब्रांड और हेलमट लैंग, ये सारे जापान के लार्जेस्ट फैशन ग्रुप है। उसमें से फैशन ग्रुप यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्पोर्ट हैज इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल आफ्टर 41 ईयर्स इन द 19th एशियन गेम? जैसा कि मैं बताया हूँ कि 19th एशियन गेम कहाँ आयोजित हो रहा है, तो होंगजाओ में हो रहा है। होंगजाओ में हो रहा है, होंगजाओ के चाइना में। ठीक है। तो देखिए, 19वें एशिया खेलों में 41 साल बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। कितने साल के बाद? तो 41 साल के बाद। ठीक। देखिए, हम आपको बताए थे कि भारत कितनी बार आयोजित किया है इस एशियन गेम्स को? 2 बार, एक 1951 में और एक 1982 में। 1982 में ही पहली बार ये गोल्ड मेडल जीते थे हॉर्स राइडिंग में, और 1982 के बाद इस बार 2023 में गोल्ड मेडल जीते हैं हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र में। गोल्ड मेडल जीते हैं हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र में। देखिए, इन अ हिस्टोरिक मोमेंट के दौरान फॉर द इंडियन हॉर्स राइडिंग गेम्स द टीम ऑफ अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल और डिवाइन और सुदीपति हजेला वॉन अ सिग्निफिकेंट गोल्ड मेडल। इन्होंने जीता है बाई स्कोरिंग, कितना स्कोर था इन लोगों का? 209.205 इन द टीम ड्रेसेस इवेंट एट द 19th एशियन गेम्स। भारतीय घुड़सवारी खेलों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में अनुज अग्रवाल, हृदय विपुल, डिवाइन और सुदीप्ता हेजेले की टीम ने 19th एशियन खेलों टीम में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, कुछ की पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये इंडिया का 3rd गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स। ये एशियन गेम्स में इंडिया का, भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है। ठीक। दिल्ली में 1982 में, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 बार भारत आयोजित किया था, एक 1951 में और एक 1982 में। तो 1982 में कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था एशियन गेम्स को। तो देखिए, दिल्ली में 1982 के खेलों के बाद 41 वर्षों में घुड़सवारी में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। भारत को तीनों स्वर्ण पदक 1982 के दिल्ली एशियाई खेलों में घुड़सवारी में ही मिले थे, और एशियाई खेलों में घुड़सवारी में यह भारत का एकमात्र चौथा स्वर्ण पदक बन चुका है। घुड़सवारी में एशिया खेल 2018 में 2 रजत पदक मिले थे, जो कि सिल्वर थे। सिल्वर मेडल इनको मिला था 2018 में। ठीक है। तो चलिए, हम अपना रिवीजन बैच को स्टार्ट करते हैं। 27 सितंबर 2023 के सारे रिवीजन बैच को स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में अगस्त 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो बाबर आजम। ये कौन है? तो पाकिस्तान के प्लेयर है। हाल ही में अत्याधुनिक युद्ध टैंक जो मार्कबा मार्क 5 है का अनावरण किसने किया है? तो इजराइल कंट्री ने इसका अनावरण किया है। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना गया है? तो असम को। क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में कला क्रांति मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 में हाल ही में कर्म पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो झारखंड में। प्रमीला मलिक को किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो उड़ीसा। किस पार्टी से बिलोंग करती थी? तो बीजू जनता दल से। इन्हें फर्स्ट स्पीकर बनाया गया, फर्स्ट विमेन स्पीकर, उड़ीसा स्टेट की। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में भाभा परमाणु, जिसे हम बार्क के नाम से जानते हैं, बार्क शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भासिन जी को अपॉइंटेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने कहाँ समुद्री मछली की एक नई प्रजाति सी रॉबिन्स की खोज की है? तो ये वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब लास्ट आखिरी क्वेश्चन रिवीजन बैच का। 19th एशिया खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो शूटिंग के क्षेत्र में। अब जो भी जीते हैं वो हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र में जीते हैं। इसको मैंने आज आपको कवर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं कि इस क्वेश्चन क्या है। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए, ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज। ऋग वैदिक युद्ध के दौरान सरकार का सामान्य स्वरूप क्या था? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।